हेलो दोस्तों, दिस इज़ पूजा नेगी और स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम चैप्टर 3 यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है उसका 4th पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले 3 पार्ट्स में हमने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया, तो आपने अगर 3 पार्ट्स ना देखे हों तो उनको ज़रूर देखें, तभी आपको 4th पार्ट जो है समझ आएगा। तो हमने डिस्कस किया बिगनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत हमने डिस्कस किया। देन हमने पढ़ा द किल्टन ईयर्स, किल्टन का दौर। उसके बाद हमने 9/11 द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर ये डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करेंगे 4th पार्ट में द इराक इन्वेंशन, यानी इराक पर आक्रमण के बारे में जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑन 19 मार्च 2003, तो 2003 के 19 मार्च को जो है अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जो है वो एक कोड नेम था। किस चीज़ का लॉन्च किया था इन्होंने? इराक के अंडर द कोड नेम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो कुटनाम से एक इराकी जो है इराक पर सैन्य हमला किसने किया था? यहाँ पर यूएस ने। तो ये बेसिकली इराक पे क्या करना चाहते थे? हमला करना चाहते थे। तो इन्होंने एक कोड नेम दिया ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जितने भी ऑपरेशन चलाए गए, ऑपरेशन जो भी थे, उनको जो है आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो ये 19 मार्च 2003 में जो था 2003 में चलाया गया था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो इसमें मोर देन 40 अदर कंट्रीज जॉइन द यूएस लेड कोलिशन ऑफ विलिंग, यानी कि इसमें जो है 40 जो कंट्रीज़ थी, 40 देशों ने जो है इसमें इसको यूएस को लेड किया था, ज्वाइन किया था इसके साथ, जो कोलिशन ऑफ विलिंग था, यानी आकांक्षियों के महाजुट जो है इसमें देश शामिल हुए। तो अब इसमें बेसिकली था क्या, ये चलाया क्यों गया था? इसमें अब यूएस का कुछ मकसद ज़रूर होगा। वो मकसद क्या था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है इराक पर इस हमले की अनुमति नहीं दी थी। यानी कि अब आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन जो है उसने यहाँ पे किसी भी तरीके की अनुमति नहीं दी थी कि भाई इराक पे हमला किया जाए। लेकिन आपको पता ही है कि यूएस की हेजेमनी है, उसका वर्चस्व है, तो वो अपनी हेजेमनी को ज़रूर दिखाएगा। तो चाहे फिर वो यूनाइटेड नेशन ही क्यों ना हो, वो उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानने वाला था। जैसे कि आपने इससे पहले जो ऑपरेशन चलाया गया था किसके अगेंस्ट में? अलकायदा के अगेंस्ट में, जो हमने डिस्कस किया था लास्ट पार्ट में। तो जो हमला हुआ था यूएस पे, तो उसमें भी जो है अमेरिका ने बिल्कुल भी यूनाइटेड नेशन को जो है कुछ नहीं माना था। और हमने किल्टन ईयर्स में भी पढ़ा था कि जो हमला किया गया था, तो उसमें भी यूनाइटेड नेशन की बातों को उसने बिल्कुल भी नहीं माना था। अब इसमें भी उसने जो है यूनाइटेड नेशन को बिल्कुल ही उसको क्या किया? इग्नोरेंस किया। तो यहाँ पर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर जो है बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी थी यूएन को, बट फिर भी दिखावे के लिए कहा गया कि भाई जो है अब यहाँ पर ये दिखाना चाहता था अमेरिका कि भाई उसकी सुपर पावर, वो कितना बड़ा एक पावरफुल कंट्री है। तो यहाँ पर जो उसने दिखावे के लिए ये कहा गया कि भाई यहाँ पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे जो है इराक में जो है इस तरीके के हथियार बनाए जा रहे हैं, इस तरीके के वेपन्स बनाए जा रहे हैं, जिससे क्या हो सकता है? पूरे वर्ल्ड को खतरा हो सकता है। इस तरीके की कौन काम कर रहा है यहाँ पर? इराक कर रहा है। तो इस वजह से है, इस जो हथियार जो बनाए जा रहे हैं इराक के अंदर, तो उसको रोकने के लिए इराक पर हमला किया गया। किसने यह हमला किया? यहाँ पे इस तरीके के जो थे हथियार बनाए जा रहे थे, इस वजह से जो है हमला किया या सैन्य अभियान चलाया किसने? यूएस ने। तो यहाँ पर एक तरीके से वो सिर्फ दिखावा कर रहा था, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। इस तरीके के कोई भी एविडेंस जो है यहाँ पर नहीं मिले थे किसी भी तरीके के। इराक में कोई एविडेंस ऐसे नहीं मिले कि वहाँ पर कोई भी ऐसे वेपन्स बनाए जा रहे हो। बस वो यूएस दिखा रहा था बस कि भाई यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा कोई एविडेंस या ऐसे प्रमाण जो है कहाँ पर इराक में नहीं पाए गए। तो उसको ये झूठा साबित करना चाहता था यूएस कि भाई वो दिखाना चाहता था बस। तो अब उसका मेन मकसद क्या था? यहाँ पर मेन मोटिव क्या था कि भाई जो अगर हम बात करें वहाँ के ऑयल फील्ड्स की, तो वो कंट्रोल करना चाहता था उसके पूरे ऑयल फील्ड्स में, यानी कि जो उसके तेल भंडार थे उस पर नियंत्रण करना चाहता था और अपनी सरकार को यहाँ पर कायम करना चाहता था। कौन? यूएस। तो उसका मेन मोटिव यही था। उसके बाद जो है यहाँ पे जो सद्दाम हुसैन की सरकार थी, उसकी जो गवर्नमेंट थी, वो क्या थी? धीरे धीरे करके जो है ख़त्म होती रही, क्योंकि वो इराक के लिए कुछ कर नहीं पा रही थी।
लेकिन इराक़ को शांत करने में अमेरिका भी सफल नहीं हो सका। यानी अब इराक़ में इतनी ज़्यादा जो अगर हम बात करें वायलेंस होना शुरू हो गया था कि अब जो यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, अमेरिका जो वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहता था या कायम करना चाहता था, अब वो बिल्कुल भी इराक़ को शांत करने में अमेरिका सक्सेस नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर अमेरिका के ख़िलाफ़ यानी अमेरिका के अगेंस्ट में जो है विद्रोह भड़क उठा। यानी यहाँ पर उसके लिए रिवॉल्ट चलाया गया और यहाँ पर अमेरिका के 3000 की अगर हम बात करें तो मिलिट्री यहाँ पर जो थी वहाँ पे उनके सैनिक मारी गई। लेकिन अगर हम इराक़ की बात करें तो उनकी मिलिट्री को ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ था और कहीं ज़्यादा लोग इराक़ में मारे गए थे। तो यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है कि भाई कुछ 50,000 के अराउंड जो है इराक़ी जो यहाँ पे लोग थे, सॉरी सैनिक थे, नहीं सैनिक और जो उनके नागरिक थे, सिविलाइंस थे, वो मारे गए थे। कहाँ पे? इराक़ के अंदर। तो इराक़ को इसमें ज़्यादा नुकसान हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अमेरिका का एक मोटिव था जो उसका पूरा हो नहीं पाया था, वो हर तरीके से पॉलिटिकली या अगर हम बात करें जो उसको बेनिफिट होने वाला था वो हर चीज़ में क्या हुआ, सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो जो वो चाहता था वो बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन उसने अपना पूरा हेजेमनी यहाँ पर दिखाने की कोशिश की थी। तो ये था हमारा इराक़ पर आक्रमण, यानी कि आपका जो टॉपिक था द इराक़ इन्वेंशन। तो ये टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक जो है व्हाट डज हेजेमनी मीन्स। तो यानी हेजेमनी का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो व्हाट डज हेजेमनी मीन्स, ये है क्या? तो हेजेमनी आप देख ही रहे हैं, आपने शुरू से अमेरिका की हेजेमनी देखा। अब इसका मतलब होता क्या है, हेजेमनी है क्या? तो भाई आपको पता है कि हर एक पावर जो है, हर एक जो है समूह जो चाहता है वो बहुत ज़्यादा अपना ताकत कायम करना चाहता है, किसी पर अपना जो है रौब जमाना चाहता है। तो आपने ये देखा होगा कि भाई हर कोई अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, हर एक देश। तो वो क्या लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनकी जो पावर है वो कायम रहे। फिर ये ताकत किस किस रूप में हो सकती है, मिलिट्री के उसमें, या आप इकोनॉमिक में देख सकते हैं उसके रूप में, या पॉलिटिकली आप देख सकते हैं। तो हर तरीके से, कल्चर हो, पॉलिटिकली हो, किसी भी तरीके से हर एक देश क्या करना चाहता है, अपने आप को ताकतवर बनाना चाहता है। और वो जो है लगा रहता है कि भाई कैसे भी वो अब जो उसका पड़ोसी देश हो, नेबर कंट्री हो या कोई भी देश हो, वो उससे आगे बढ़ पाए। तो इस वजह से वो बस दिखाना चाहता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई विभिन्न देश जो है इसी चीज़ में लगे पड़े हैं। तो आपने एक एग्जांपल के लिए जैसे कि आपने कोल्ड वॉर में देखा होगा कि दो अलग अलग, एक तो था यूएसएसआर और एक यूएसए, जो आपको पता भी है, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। तो उनके बीच में जो है ताकत का बंटवारा था, अलग अलग जो थे गुट, जो थे ब्लॉक्स बढ़ चुके थे, अलग अलग पावर्स थी। तो उस टाइम पे दोनों ही जो है अपनी क्या कर रहे थे, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे। यूएसएसआर अपने तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा था और यूएसए अपने आप को अपने तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसका पतन हुआ और एकमात्र महाशक्ति बची, एक सुपर पावर बची, वो कौन थी? अमेरिका। तो जब भी आप देखेंगे कि भाई किसी का एक डोमिनेंस होना, या इसको आप देख सकते हैं कि भाई जो यूनिपोलर सिस्टम का आना, यानी एक ही दबदबा होना, एक ही देश का दबदबा होना और एक ध्रुवीय व्यवस्था जो है उसका कायम होना, वही क्या होता है? हेजेमनी कहलाता है। यानी पूरे इंटरनेशनल सिस्टम में, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का सिर्फ एक केंद्र हो, यानी सिर्फ सेंट्रल में सिर्फ एक ही पावर हो, वही क्या होता है? हेजेमनी कहलाता है। यानी सिर्फ यूनिपोलर सिस्टम का होना ही क्या है? हेजेमनी कहलाना है। तो वो हेजेमनी किसके हाथ में है? वो एक सुपर पावर यानी कि अमेरिका के हाथ में है। तो अब ये हमने पढ़ा हेजेमनी। होप सो आपको हेजेमनी का मतलब समझ आ गया हो। तो हेजेमनी एज हार्ड पावर। तो अब हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर यूएस ने हेजेमनी दिखाई, चाहे वो हार्ड पावर की बात हो, चाहे वो सॉफ्ट पावर की बात हो, और चाहे वो उसका स्ट्रक्चर की बात हो, ढांचागत तरीके से। तो हर तरीके से वो बहुत आगे था। तो उसके बारे में हम हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो हेजेमनी एज हार्ड पावर, इसका मतलब
क्या है, हार्ड पावर से आप समझ सकते हैं सैन्य शक्ति के अर्थ में अमेरिका कितना आगे था। तो हेजेमनी के अगर हम रूट्स देखें तो ये जो है क्लासिकल ग्रीक में आप देख सकते हैं, यूनान में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस वर्ड की जो है किसी एक राज्य का रिप्रेजेंटेटिव होना और उसके डोमिनेंस के बारे में ये बताता है कि भाई ग्रीक जो था वो एक जो था उसी का एक डोमिनेंस था। तो ये बस जस्ट वो बता रखा है कि भाई इन्होंने कंपैरिजन कर रखा है कि हेजेमनी होता क्या है। तो राज्यों के बीच में जो एक हेजेमनी का अर्थ जो पहले ये लगाया जाता है कि जो स्टेट्स होते हैं उनके बीच में जो सैन्य क्षमता होती है, उनका जो एक पूरा स्ट्रक्चर है उसको लेकर जो माना जाता है वो हेजेमनी कहलाती है। तो यानी ग्रीक में हम इसको देख सकते हैं, जो क्लासिकल ग्रीक था यानी जो पहले उससे जुड़ा हुआ था, तो ये रूट्स वहीं से स्टार्टिंग इसकी होती है। लेकिन अगर हम बात करें अब की, तो अब इसका जो है थोड़ा बहुत पूरे विश्व राजनीति में अब अमेरिका की हैसियत को देखें तो वो थोड़ा अलग देखा जा सकता है कि सिर्फ एक अमेरिका का ही यहाँ पे डोमिनेंस पाया जाता है। तो अमेरिका की बात करें तो मैंने एग्जाम्पल भी आपको स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हो रहा था चैप्टर तो मैंने आयशा का एग्जाम्पल आपको बताया था। तो वो भी एक मिलिट्री बोल सकते हैं कि उसकी ताकत कितनी ज़्यादा है। तो अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका ही जो है उसकी बड़ी चढ़ी सैन्य शक्ति है। किसकी? हेजेमनी जो है अगर हम बात करें तो अमेरिका जो है बहुत ही आगे है, उसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, एक अनूठी तरीके की सैन्य शक्ति है। किसकी? अमेरिका की, बाकी देशों की तुलना में। यानी बाकी देश उसके सामने कुछ भी नहीं है मिलिट्री को लेकर। तो मिलिट्री कैपेबिलिटी जो है उस पर बहुत ही आगे जो कौन है यहाँ पर? यूएस है। तो यानी अगर हम बात करें उसकी अनूठी यानी बहुत ही यूनिक तरीके की अमेरिका की सैन्य क्षमता है और वो बिल्कुल दुनिया में कहीं पर भी निशाना अपना क्या कर सकता है? एक निशाना साध सकता है। बहुत ही उसकी मिलिट्री पावर बहुत आगे है। तो उसकी जो है अमेरिकन मिलिट्री डोमिनेंस टुडे इज़ बोथ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। तो इसकी क्या है, जो अगर हम बात करें अमेरिका की, तो उसके अंदर इतनी बड़ी कैपेबिलिटी है, क्षमता है कि वो किसी पर भी आसानी से क्या कर सकता है? निशाना साध सकता है। तो बाकी देशों की तुलना में ये काफ़ी आगे है अमेरिका। किस चीज़ में? सैन्य क्षमता में। तो उसको किसी भी युद्ध भूमि की, यानी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल युद्ध भूमि उसके लिए होनी चाहिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो घर में बैठे बैठे जो है किसी को भी क्या कर सकता है? उस पर निशाना साध सकता है। इतनी अच्छी उसकी मिलिट्री पावर है। तो इसमें जो है अमेरिका की जो सैन्य शक्ति है वो बिल्कुल ही एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों चीज़ हैं। तो अगर आप देखें कोई भी उसके कंपैरिजन में कोई भी आगे नहीं है उसकी सैन्य शक्ति में, वो बहुत ही आगे है। तो अमेरिका से नीचे कुल जो 12 ताकतवर देश हैं, यानी जो इससे भी इसके बराबर, जो इससे ज़्यादा नहीं, मतलब जो पावरफुल है इस टाइम पे कंट्रीज़, 12 ताकतवर देश अगर एक साथ मिलकर भी अपनी सैन्य क्षमता के लिए जितना खर्च करते हैं, यानी जितना वो अपना पैसा लगाते हैं इस चीज़ में, जितना पैसा खर्च करते हैं उससे कहीं अधिक जो है सैन्य क्षमता के लिए अमेरिका अकेला ही क्या करता है? यहाँ पर खर्च करता है। तो कोई भी यहाँ पर जो है उससे मैच नहीं कर पा सकता अभी भी इस टाइम पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी? मैक्सिमम कंट्रीज़ की, तो जो 12 कंट्रीज़ पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो उतना खर्च नहीं कर, उतना जो है वो 12 कंट्रीज़ खर्च करते जितना कि अकेला एक अमेरिका अपनी फोर्स पर क्या करता है? खर्च करता है। तो ये बात हुई 12 कंट्रीज़ ये बता रहे हैं। उसके बाद जो अगर हम बात करें किसकी? पेंटागन बजट की, तो अपने जो है प्रौद्योगिकी पर, टेक्नोलॉजी पर अकेला ही जो है अमेरिका खर्च करता है। अपने रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान के लिए और विकास के लिए अपनी टेक्नोलॉजी पर अकेला ही वो खर्च इतना करता है। तो वो हर चीज़ में, यानी सैन्य शक्ति में तो वो पूरे तरीके से अपना व्यय करता है, पैसा खर्च करता है। साथ साथ में उसकी जो क्वालिटी की बात करें, गुणवत्ता की बात करें, तो उसमें भी वो बहुत आगे है। तो यानी अगर हम पूरे इसका कंक्लूज़न देखें तो अमेरिका आज के टाइम पे इतना आगे है टेक्नोलॉजी में, बहुत ही ज़्यादा। चाहे 12 कंट्रीज़ की बात करें जो बहुत ही ज़्यादा क्या है? पावरफुल है, तो उनके बराबर वो अकेला ही अपने फोर्स में क्या करता है? खर्च करता है। और साथ साथ में अपने टेक्नोलॉजी को उसने बहुत ही आगे बढ़ा दिया है। तो उसकी बराबरी कर पाना किसी के लिए भी इतना ज़्यादा संभव नहीं है। इस जो है सैन्य शक्ति में हमने पढ़ा
हार्ड पावर में, उसके हेजेमनी के बारे में कि वो कितना आगे है और कंट्रीज उससे कितने ज़्यादा पीछे हैं, टेक्नोलॉजी में वो कितना आगे है, अपनी मिलिट्री को उसने कितनी ज़्यादा आगे बढ़ाई है, उसकी मिलिट्री में और कोई भी उससे आगे नहीं है, कोई भी देश। तो आज हमने 2-3 टॉपिक्स को डिस्कस किया। होप सो आपको समझ आया हो, और अगर ना समझ आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज़।